लोकसभा का स्पेशल सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक बुलाया गया है। 17 सितंबर यानी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और उसके ठीक एक दिन बाद अभी सिर्फ तारीख बताई गई है। विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा ये नहीं बताया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि अमृतकाल के दौरान आयोजित होने वाले विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। भाई, उम्मीद तो हर चर्चा और हर सत्र में होती है। आप विशेष सत्र बुलाने का कारण क्या है, इसमें राज क्या है, इसे अभी तक कोई नहीं जानता। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता चलता। आप नोटबंदी का उदाहरण ले लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण ले लीजिए, जीएसटी का उदाहरण ले लीजिए, एयर स्ट्राइक का उदाहरण ले लीजिए, और मुख्यमंत्री बदल देना हो, पूरी राज्य की कैबिनेट बदल देनी हो, या फिर नया मुख्यमंत्री बनाना हो, कैबिनेट में मंत्री बनाना हो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी किसी को भनक भी लगती हो। जी हाँ, किसी को कोई भनक भी नहीं लगती है। ऐसा काम करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। और फिर बाद में इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा फैसला ले लें, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ इंडिया गठबंधन का डिनर चल रहा था और सब खाने पे चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे लोगों कैसा होगा, सीट शेयरिंग कैसी होगी। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी घोषणा करके उनके गले में खाना उतरना भी मुश्किल कर दिया। सब सोचने वाले थे कि मोदी को हराएंगे कैसे। पूरा देश इस बात को छोड़कर कि विपक्ष क्या करने वाला है, अब इस बात की चर्चा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में उनकी ओर से कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। कुछ विपक्षी नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक और गुगली फेंकी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक और अडानी समूह पर हुए ताज़ा खुलासे से ध्यान हटाने के लिए मोदी स्टाइल में पर मैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, अब मोदी सरकार की रणनीति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन की बैठक से ठीक पहले संसद के विशेष सत्र की घोषणा पर मुंबई में विपक्षी नेताओं ने माथापच्ची तेज कर दी है और इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेताओं ने विपक्षी दलों की एकता और कुनबा बढ़ाने पर जोर दिया है। वैसे कहीं एक और चर्चा भी जोरों पर है कि जिसका जिक्र विपक्ष की ओर से भी किया जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने थे वो 2023 में भी हो सकते हैं। विपक्ष की ओर से दावा किया गया है कि दिसंबर में ही सरकार लोकसभा चुनाव करा सकती है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसके आसपास चुनाव हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता ऐसी बातों को नकारते रहते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव पर समिति का गठन किए जाने के बाद सरकार ने पुष्टि कर दी है और इस समिति के अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब समिति क्या करेगी, कितने दिन में रिपोर्ट देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक देश एक चुनाव, यूसीसी या कुछ ऐसे फैसले जिनका चुनावी राज्यों पर असर पड़ सकता है या कुछ और। संसद के विशेष सत्र में किस मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में मोदी सरकार, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी ज़रूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। अब खबर यह है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री खुद लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा चुकी है पूर्व में, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। कुछ दल इसके समर्थन में खड़े हुए तो कुछ इसके विरोध में भी दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में करीब अभी 6 महीने का वक्त बाकी है और इसके पहले एक बार फिर इस मुद्दे की चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कर चुके हैं और विपक्ष ने अभी से इसे बौखलाहट में उठाया हुआ कदम करार दिया है। सरकार के इस कदम से वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलें शुरू हो गई हैं। वैसे दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बहुत पहले से है, जैसे जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवानिया, स्वीडन और अल्बानिया जैसे कई देशों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है।
भारत जैसे विशाल देश में हर दूसरे या तीसरे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जैसे कि राज्य चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव। एक देश एक चुनाव के पक्ष में यह कहा जाता है कि इससे बार बार चुनाव में होने वाले खर्च में भारी कमी आ जाएगी और बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है। देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। अगर सभी चुनाव साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय बचेगा और वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, देश में जब भी जहां भी चुनाव होते हैं तब एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। मतलब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी भी परियोजना की घोषणा और नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकती। लगातार कोई ना कोई चुनाव होने के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से सरकार जरूरी नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती है और कई योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसलिए अगर एक देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय के लिए लागू रहेगी। इसके बाद विकास के काम बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुताबिक देश का मतदाता एक वोट देगा केंद्र के लिए, दूसरा वोट देगा राज्य की विधानसभा के लिए। तो बार बार होने वाले चुनाव से बचा जा सकता है। राजनीतिक दलों को बार बार फंड इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा ध्यान विकास पर फोकस कर सकेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या एक साथ चुनाव संभव है? जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। पहले भी कई बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद 4 बार हो चुके हैं एक साथ चुनाव। पहला चुनाव साल 1951-52 में हुआ था। तब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ करवाए गए। उसके बाद सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया और इसलिए 1957, 1962 और 1962 में भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। लेकिन 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते हुए सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और यहीं से शुरुआत हुई एक साथ चुनाव कराने की गणित खराब होने की। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने एक साल पहले ही लोकसभा चुनाव करवा दिए और एक साथ चुनाव यानी एक देश एक चुनाव गुजरा हुआ वक्त हो गया। मौजूदा समय में कानून में थोड़े बहुत बदलाव करके फिर से एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों की सरकारें बहुत कम समय में बर्खास्त करनी होगी और इन राज्यों को 1-2 साल में ही फिर से चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव करवाने में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है कि अगर आप राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होती है या बीच में कोई सरकार गिर जाती है तो यह क्रम टूट सकता है। इसके लिए विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराने से पहले सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त मौके दिए जाने चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव यह भी दिया था कि सभी राज्यों में एक साथ चुनाव की बजाय 2 चरणों में चुनाव हो, जिससे मौजूदा समय में तुलना में खर्च को आधा किया जा सके। इसी मुद्दे पर द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आप नेता आतिशी ने एक साथ चुनाव को संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया था। उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में तो मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा? दल बदल विरोधी कानूनों के बिना एक मुख्यमंत्री का चुनाव किस तरह से किया जाएगा? ठीक एक अध्यक्ष के चुनाव की तरह। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी के विधायक किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव ऑपरेशन लोटस को वैध बनाने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने को वैध बनाने का मोर्चा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक देश एक चुनाव कानून पर क्या कहता है। साल 2018 में जब पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव का मुद्दा फिर से उछाला तो विधि आयोग ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस मसौदे में कुछ चुनाव कानूनों और संविधान में संशोधनों की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग चुनावों से देश के संसाधनों और धन की बर्बादी होती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि मौजूदा नियमों के मुताबिक एक साथ चुनाव संभव नहीं है, इसलिए संविधान में कुछ संशोधनों की जरूरत है। इसीलिए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि एक बार लोकसभा का चुनाव कराने पर कितना खर्च आता है, जिसको कम करने का प्रयास हो रहा है या दिखावा हो रहा है। इस चुनावी दौर में नेता बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं,
हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए घूमते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, बड़े पैमाने पर ऑफलाइन और ऑनलाइन टीवी और वेबसाइट पर विज्ञापन दिए जाते हैं। इतना बड़ा अमाउंट है कि इतने में आप देश के हर राज्य में एम्स जैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं। एक बार लोकसभा का चुनाव कराने पर सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं। इसके अलावा देश की तमाम मशीनरी 2 या 3 महीने तक इसी काम में लगी रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए थे। इसमें प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिया हुआ खर्च भी शामिल है। केंद्र सरकार को चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीनों, वोटर लिस्ट की तैयारी, पोलिंग स्टेशनों की ट्रेनिंग, पोलिंग पार्टियों के आवागमन और उनके खान पान और केंद्रीय बलों की नियुक्ति के पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। राज्यों की विधानसभा के चुनाव में भी ये पैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ही खर्च करता है। ये तो हुई एक देश और एक चुनाव की बात। अब बात करते हैं दूसरी अटकलों की, क्योंकि समय से पहले चुनाव कराने के लिए विशेष सत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव होने वाले हैं। 5 दिनों के इस विशेष सत्र में सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिल पास करा सकते हैं ताकि इन चुनाव में फ़ायदा उठा सके, या कुछ और। ये तो भविष्य गर्भ में छुपा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।